आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 8 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? आज से हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। थोड़ा ये टॉपिक लंबा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ये टॉपिक लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हर चीज पढ़ना है। मीन्स आर्टिकल हमें पढ़ने हैं, इस टॉपिक में हमें मेनली पढ़ना है। हमें आर्टिकल लेकर के 14 से लेकर आई थिंक आर्टिकल 32 तक। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक। तो ये टॉपिक क्या हो सकता है? ये फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा लंबा खींच सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है। आज के टॉपिक हम लोग क्या बात करेंगे? आज के टॉपिक हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा बात करेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या बात करेंगे? फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और तीसरा टॉपिक क्या होगा आज का? आज का तीसरा टॉपिक होगा हमारा आर्टिकल 12 मीन्स इंट्रोडक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। क्या होगा? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो कि क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का डेफिनेशन होगा, ठीक है। लगभग लगभग इन टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीजें हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले एक फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है? फंडामेंटल राइट है आपका फंडामेंटल राइट है आपका पार्ट 3 में। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है क्या आपका? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। अब अगर पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स है तो पार्ट 2 और पार्ट 1 में क्या था? हमने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या कर रखा है? हमने पहले पढ़ रखा है। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 3 में अगर फंडामेंटल राइट्स है तो पार्ट 1 में है हमारा पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सिटीजनशिप। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये हमने क्या करा था? ये टॉपिक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले पढ़ रखा था। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3 को, ठीक है। ये पार्ट 3 किस चीज को लेके जाता है? पार्ट 3 लेके जाता है आपका आर्टिकल 12 टू 32। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 32 तक किसमें है? पार्ट 3 में। उसके बाद अब आगे हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? देखिए, किसी भी चीज का इंस्पिरेशन तो आता होगा। फंडामेंटल राइट्स का हम बुक को भी कवर करेंगे, लेकिन एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है, मीन्स इसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। इस ओवरव्यू में हम क्या देख सकते हैं? इस ओवरव्यू में देख सकते हैं कि इसका क्या बेसिक डेफिनेशन होगा, या फिर इसमें क्या क्या चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है आपका ओवरव्यू। इसमें देखेंगे हम कि फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन कहाँ से आया। इंस्पिरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तो फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सब यूएसए में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? यूएसए में था बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से इसका आया? इसका इंस्पिरेशन आया इंस्पिरेशन ऑफ यूएसए। फंडामेंटल राइट्स का कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन
यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया। फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी कौन सा पार्ट से? बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स से ये इंस्पिरेशन आया। और ये कब आया? 1791 में। ये कब आया? 1791 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्पिरेशन। क्या इंस्पिरेशन? इसका फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से आया और ये बिल ऑफ राइट्स के थ्रू आया। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 कहता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3 यही कहता है। अब मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है? मैग्ना कार्टा का मतलब है कि जिस टाइम में राजा किंग जॉन्स ऑफ इंग्लैंड 1215 में लेकर के 1215 में इंग्लैंड के राजा कौन थे? किंग जॉन। अब किंग जॉन जब राजा बने, किंग जॉन राजा ने क्या किया? वहां पर एक बैरोन के नाम करके एक स्पेशलाइज्ड या एक प्रिविलेज ग्रुप रहता था, जो कि राजा स्पेशली क्या करता था? उनको एक प्रिविलेज चीजें देती थी। यहाँ चलो ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं, इनको प्रिविलेजेस कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। तो इन राजा को क्या बोला जाता था? बैरोक बोला जाता था। इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था बैरोक। क्या बोला जाता था? बैरोक बोला जाता था। अब ये बैरोक क्या हुआ? 1215 में क्या हुआ? 1215 में इन्होंने क्या बोला? बैरोक ने क्या बोला? राजा के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया। क्यों प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया? कि हमें क्या चाहिए? हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें कुछ ना कुछ अधिकार चाहिए। कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 1215 की। ये बात कब की हो रही है? 1215 की बात हो रही है। उस टाइम में ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, बैरोक कौन थे? बैरोक थे प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल जो कि क्या होता था? जो कि राजा क्या करता था? राजा इनको कुछ ना कुछ प्रिविलेज देते थे। तो वहां से क्या हुआ? इनके प्रेशर में, ये बैरोक के प्रेशर में, अंडर द प्रेशर ऑफ बैरोक, राजा ने क्या किया? जब प्रेशर बनाना शुरू किया राजा के ऊपर, किंग जॉन्स के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने चार्टर ऑफ राइट्स लाया। क्या लाया? राजा ने क्या लाया? चार्टर ऑफ राइट्स। और यही क्या है? यही चार्टर ऑफ राइट्स क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स है फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। यही चार्टर ऑफ राइट्स क्या है? फर्स्ट, यही चार्टर ऑफ राइट्स है फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड ये पहला चार्टर ऑफ राइट्स, पहला मीन्स ये ऐसा है, पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्या रिलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद बात हम करते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या? कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो है वो है आपका, फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल है। अब जस्टिसेबल का क्या मतलब है? जस्टिसेबल का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं? आपका अगर कुछ भी फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आप फंडामेंटल राइट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। द लॉ टू प्रोसीड इन द सुप्रीम कोर्ट। आप क्या कर सकते हैं? इसी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के क्या कर सकते हैं? अगर आपका कोई चीज वायलेट हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, आप इसको क्या कर सकते हैं? आप यहाँ से ले जाकर के कहाँ ले जा सकते हैं? आप ले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये बात होगी पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो सबसे ज्यादा एलोबरेट है। पूरे विश्व में जितने फंडामेंटल राइट्स है उसमें से सबसे ज्यादा एलोबरेटेड कौन सा है? हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो क्या हो गया? ये एलोबरेटेड है। फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारा? बहुत ज्यादा इलोबरेशन में है, मीन्स बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग? कि ये जो है, मीन्स कहने का मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स अब किस चीज का डेमोक्रेसी देता है? फंडामेंटल राइट्स तो चले हमने बना दिया, अब ये क्यों बनाया फंडामेंटल राइट्स? आखिर इसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। तो फंडामेंटल राइट्स बनाने का पर्पस हमारे पास है। फंडामेंटल राइट्स बनाने का पर्पस इसलिए है
आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स क्या है कि हमारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाया गया? क्योंकि आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है? सवाल तो उठती है ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम कहते हैं जहां पर कि क्या हो, हमारे पास नो एब्सोल्यूट पावर हो, किसी भी मिनिस्टर्स के पास या किसी भी गवर्नमेंट के पास ना तो एब्सोल्यूट पावर हो ना डेस्पोटिक रूल हो। नो एब्सोल्यूट पावर और नो डेस्पोटिक रूल। अब इसका कहने का क्या मतलब? इसका कहने का मतलब है नो एब्सोल्यूट पावर का मतलब है अगर हम किसी भी एक व्यक्ति को एब्सोल्यूट पावर दे दिए तो वो क्या होगा? वो फिर आगे चल करके क्या करेगा? वो आगे चल करके हमें ऑथोरिटेटिव करेगा। मीन्स हमें क्या बनाएगा? हमें तानाशाह, वो तानाशाह बन जाएगा वो खुद सरकार। और सरकार जब तानाशाह बन जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? हम उनके गुलाम हो जाएंगे। डेमोक्रेसी का मतलब फिर तो ये बात क्या हुआ? डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। डेमोक्रेसी का मतलब है कि किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, कोई तानाशाही नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ लॉ। कहने का मतलब है कि जो भी सरकार चलेगी वो नियम के अनुसार चलेगी, सरकार के अनुसार नियम नहीं होगी, नियम के अनुसार सरकार होगी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा गवर्नमेंट चलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करता है। तीसरी बात क्या हुआ? तीसरी बात हुआ प्रोटेक्ट लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ पीपल एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। क्या करता है? ये क्या करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या करता है? लिबर्टी, लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है और लोगों की आजादी को प्रोटेक्ट करता है कि हम आजाद हैं। इसको कौन रक्षा करता है? इसका रक्षा करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसका रक्षा कौन करता है? इसका रक्षा हमारा संविधान करता है। उसके बाद ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? ये जितना भी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मिल रहा है, लिबर्टी मिल रहा है, गवर्नमेंट चल रही है, या जो रूल ऑथोरिटेटिव रूल नहीं है या डेस्पोटिक रूल नहीं है, ये किसके थ्रू है? ये सारा चीज गारंटी कौन देता है? इन चीज का सारा गारंटी कौन देता है? गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है? ये सारा चीज का गारंटी कौन देता है? गारंटीड एंड प्रोटेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा चीज का गारंटी कौन लेता है? गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा चीज का क्या करता है? गारंटी और प्रोटेक्शन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद मोस्ट एसेंशियल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास क्यों होना चाहिए? ताकि हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलपमेंट हो सके, मेंटली डेवलपमेंट हो सके, सोशली डेवलपमेंट हो सके। मीन्स इन सबका डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। इन सबका डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? हमें फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट एसेंशियल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट, मोस्ट एसेंशियल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स ये मोस्ट एसेंशियल है कि पूरी तरीके से हम डेवलपमेंट कैसे होंगे, पूरी तरीके से हम डेवलप कैसे होंगे? ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। ये बात होगी। अब हम एक बार बुक देख लेते हैं, बुक में क्या है। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योरेंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल सॉरी, ये आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 14 नहीं है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमें क्या दिया गया है? पार्ट 3 में दिया गया। और यही चीजें क्या कहता है? यही चीजें कहता है कि हमारे पास क्या यही हमारे पास क्या है? यही इन्हीं में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट्स को दिखाता है। इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इस रिगार्ड में जो भी फ्रेमर्स थे, जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उन्होंने अपना इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? उन्होंने ये फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। अब उसमें से भी कहाँ? दैट इज बिल ऑफ राइट्स। कहाँ से लिया है? बिल ऑफ राइट्स से लिया है। उसके बाद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्ट इंडिया में जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो किसको डिस्क्राइब करता है? वो मैग्ना कार्टा को डिस्क्राइब करता है। हमने मैग्ना कार्टा पहले ही डिस्क्राइब
कर रखा है, ठीक है। इट कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग है और कॉम्प्रिहेंसिव, लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स में जो भी जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स है वो सारा चीज किसमें लिखा हुआ है, पार्ट 3 में लिखा हुआ है। In fact, the fundamental rights in our constitutions are more elaborate than those found in the constitutions of any other country in the world, including USA. ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो मोस्ट इलेबोरेटेड है या मोस्ट क्या है, मोस्ट एक्सप्लेनी है। इस बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है फंडामेंटल राइट्स का हमारे देश में जो है वो सबसे ज्यादा है। बाकी और भी देशों से पूरे विश्व में अगर घुमा जाए तो क्या है, सबसे ज्यादा इलेबोरेटेड फंडामेंटल राइट्स किसके पास मिलेगा, इंडिया के पास मिलेगा, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट किस बात का गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट्स हमने बना तो दिया लेकिन किस बात का गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट्स गारंटी देता है कि क्या है, सभी पर्सन बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्या हो सकते हैं, बिना डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर है। सारे लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर है। इस बात का गारंटी कौन देता है, इस बात का गारंटी संविधान देता है। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स को अपहोल्ड करता है। वो पकड़ के रखता है कि सारा इंडिविजुअल्स क्या है, वो इक्वल है। उसके बाद द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशंस। पहली बात तो वो क्या करेगा, पहली बात तो वो करेगा कि इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स को पकड़ के रखेगा। उसके बाद डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स को देखेगा। उसके बाद लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट, ज्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट किस तरफ है उस बात को देखेगा। और यूनिटी ऑफ द नेशन, नेशंस में यूनिटी किस तरीके से रहे इस बात को देखता है। इस बात को कौन देखता है, ये सारा देखता है हमारा संविधान। इस बात को कौन गारंटी देता है, इस बात का गारंटी देता है हमारा संविधान। द फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमने देखा था, अभी इससे पहले देखा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है, हमने देखा था इससे पहले कि फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि हमारे पास जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए किसी भी हाल में। तो ये इस बात को कौन इंश्योर करेगा, इस बात को इंश्योर करेगा आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ बाय द स्टेट। देखिए अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, जो भी फंडामेंटल राइट है ये क्या करता है, ये ऑथोरिटेटिव और डेस्पोटिक रूल जो होने वाला है या हो सकता है, अगर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में हम क्या कर देंगे, ज्यादा पावर दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑथोरिटेरियन रूल हो जाएगा। तो उन बातों को प्रिवेंट करता है, मीन्स उन बातों को होने नहीं देता फंडामेंटल राइट्स। क्या नहीं होने देता, ऑथोरिटेटिव और क्या डेस्पोटिक रूल नहीं होने देता हमारे देश के ऊपर, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद लिबर्टी फ्रीडम को क्या करता है, लिबर्टी और फ्रीडम को इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स कि आपके पास लिबर्टी जो है उसको आप यूज कीजिए, उस आपके पास जो फ्रीडम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, आप उसको यूज कीजिए। तो इन बातों को क्या करता है, इन बातों को इंश्योर करता है कौन, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। दो बातें होगी। उसके बाद दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। मींस ये लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव और आर्बिट्री लॉ के ऊपर भी नजर रखता है। ऐसा बात नहीं है कि हमने अगर संविधान ने ये नियम बना दिया कि हाँ लेजिस्लेटिव लॉ बना सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि लेजिस्लेटिव कुछ भी लॉ बना दिया। तो उसके ऊपर भी क्या करता है, उसके ऊपर भी एक एक नजर रखता है संविधान कि हाँ आप कुछ भी लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। इन शॉर्ट दे एम एट एस्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। मीन्स वो क्या करता है, इसलिए क्या होता है, अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ लॉ को इंश्योर करता है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करता है कि जो भी सरकार चलेगी वो नियम के अनुसार चलेगी, सरकार के अनुसार नियम नहीं होंगे, नियम के अनुसार सरकार बनेगी, ठीक है। इस बात को इस्टेब्लिश करता है फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को इसलिए बनाया गया है, इसको इसको कौन गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट्स को गारंटी देता है और प्रोटेक्ट करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान इसको प्रोटेक्ट करता है। कोई और कहीं और से प्रोटेक्शन नहीं है आर्टिकल इस फंडामेंटल राइट्स को, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है और गारंटी देता है, संविधान, ठीक है। विच ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दे आर फंडामेंटल लॉ आल्सो इन द सेंस दैट दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट।
मटेरियल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मोरल हो, स्पिरिचुअल हो ऑफ द इंडिविजुअल्स। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल इसलिए नहीं रखा गया कि वो क्या करता है, हमें कुछ अधिकार देता है, बल्कि इसलिए भी फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल रखा गया ताकि क्या हो, वो मोर ओवरऑल हमें क्या करे, ओवरऑल डेवलपमेंट दे। ठीक है, ओवरऑल क्या करे, ओवरऑल डेवलपमेंट दे किसी भी चीज को लेकर के। जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल बात होगी, मेटेरियलिस्टिक बात होगी, मोरल बात होगी, स्पिरिचुअल बात होगी, सोशल होगी, बस इन सारी चीजों के रिगार्डिंग क्या हो, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग क्या हो, हमें डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसके बाद टोटल क्या है, उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास फंडामेंटल राइट्स 7 थे, उसमें से एक को डिलीट कर दिया गया है, और टोटल कितने हो गए, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड बाय द 7 फंडामेंटल राइट्स, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स को डिराइव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन उसमें से हमारे पास कितना बचा है, उसमें से हमारे पास बचा है मात्र 6। तो 7 में से पहला क्या है, पहला फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू इक्वालिटी। पहला फंडामेंटल क्या है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 क्या किसके बारे में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। उसके बाद दूसरी बात होगी राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 किसके बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। उसके बाद तीसरी बात क्या होगी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल आर्टिकल 23 और 24 किसके बारे में बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो राइट है वो उसको उसको उसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। उसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 किसके बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, रिलीजियंस को किस तरीके से फ्रीडम मिले उसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 और 30 किसके बारे में बात करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के। आपके पास क्या कल्चरल राइट्स है और क्या एजुकेशनल राइट्स है, ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में बात कर रहा है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। उसके बाद 6 नंबर है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। इसी आर्टिकल्स को क्या कर दिया गया था, इसी आर्टिकल्स को क्या कर दिया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया, 1978 में इसको डिलीट कर दिया गया था। इसको क्या कर दिया, इसी आर्टिकल को, राइट टू प्रॉपर्टी को, आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। ठीक है, उसके बाद 7वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32, ये बात होगी। उसके बाद however the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th amendment act 1978। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था किसके, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 1978 में। ठीक है, इट इज मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद क्या कर दिया गया, इसको एक लीगल राइट्स बना दिया गया किसके अंदर, अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में इसको क्या कर दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया। अब फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स क्या है, इसको फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसको क्या बना दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, किसमें, आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में। So at present there are only 6 fundamental rights. These are mentioned in table 8.1। मीन्स टोटल अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले कितने थे, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स है, और अब क्या है, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं और लीगल राइट्स किसको कहते हैं। ठीक है, ये बात हमने कर ली पार्ट 1 की, पार्ट 1 की बात कर ली। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 2 में बात करेंगे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।